हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में जो कृषि वाला टॉपिक है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो हमको एमपीपीएससी की यूनिट 3 में भारत का मध्य प्रदेश का जो भूगोल पूछा जाने वाला है उसमें मध्य प्रदेश में कृषि पूछा जाएगा। उसके अंतर्गत हम यहाँ लेक्चर देख रहे हैं। हमने एमपीपीएससी की यूनिट 3 प्री सिलेबस की जो यूनिट 3 है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाएं और वहां देखें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। देखिए अब फ्रेंड्स, फैक्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? उज्जैन जिले में होता है। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश में देश का 59% सोयाबीन उत्पादन होता है। तो पूरे देश का 59% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। मैंने बताया 59% होता है। मालवा का जो पठार है, जो मालवा का पठार वाले टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा का पठार है, वहाँ गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। इसी कारण मालवा के पठार को गेहूं उत्पादन गेहूं की डालिया भी कहते हैं। गेहूं की डालिया भी कहते हैं मालवा के पठार को। और देखो, मालवा में भी सोयाबीन होता है। मालवा में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है और मालवा क्षेत्र में भी सोयाबीन होता है, क्योंकि हल्की हल्की काली मिट्टी वहाँ पे, तो काली मिट्टी में सोयाबीन होगा। सर्वाधिक मूंगफली की बात करते हैं। देखो, सोयाबीन एक प्रकार की तिलहन फसल है। मूंगफली तिलहन फसल है, तेल निकलने वाली फसल है ना सब ये। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन जिले में होता है। खरगोन में, जो खरगोन जिला है निमाड़ क्षेत्र का, वहाँ। चने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र होशंगाबाद है। तो जो चना है, चने के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। याद रखें, कभी पूछा जा सकता है देश में चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर में दलहन के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स? चना आ गया। तो दलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन में क्या आ गया? चना। तो आप बोल सकते हैं कि चने के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उसके बाद बात करेंगे अरहर। अरहर आपने सुना होगा, तुअल को बोलते हैं। तो अरहर या तुअल के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो समझ में आ गया। ये कुछ फसलें हैं जिनके मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसलिए पूछ लिया जाता है। चने का उत्पादन क्षेत्र होशंगाबाद है और विदिशा में भी चना होता है ज़्यादा। कभी कोई साल ज़्यादा होता है, कभी कोई साल। तो होशंगाबाद और विदिशा का नाम याद रखें। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। तो देखो, निमाड़ क्षेत्र में तो कपास होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन गेहूं भी होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा मालवा क्षेत्र में होता है, मालवा के पठार में, निमाड़ क्षेत्र में भी होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी कभी आए तो फिर मालवा का पठार ऑप्शन में नहीं देगा, तो ये समझने वाली बात है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन रिसर्च सेंटर, अनुसंधान करने के लिए सोयाबीन के ऊपर एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, वो इंदौर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जबकि याद रखें आप, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। और सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में है। यहाँ क्या लिख रहा है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये भी इंदौर में है। एक वायदा बाजार भी इंदौर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। और एक सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन प्लांट वो सिवनी जिले में है। सहकारी क्षेत्र का पूछा तो सिवनी, एशिया का सबसे बड़ा पूछा तो उज्जैन। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर और वायदा बाजार इंदौर, ये सब लगाना है। तो और आगे चलते हैं। सोयाबीन से बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट फसल है मध्य प्रदेश की। सोयाबीन ये एक प्रकार की, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। कभी याद रखें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम सोयाबीन का वनस्पति नाम है ग्लाइसिन मैक्स इसका वनस्पति नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आयोग पूछ रहा है, तो इसको भी याद रखें। सोयाबीन का वनस्पति नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स।
इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम बोल सकते हैं, तो याद रखें। इंदौर में देश का प्रथम जैविक खाद इकाई स्थापित किया गया। इंदौर में प्रथम देश का जैविक खाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसको, जैविक खाद को ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जो खाद तैयार किया जाता है और उस पर फिर फसल बोई जाती है, यानी पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगने वाली फसलों एवं उद्योग के उत्पादन आदि के विखंडन से निर्मित पदार्थों को जैविक खाद कहते हैं। विघटन से निर्मित पदार्थ को, जो सड़ गल जाते हैं, विघटन हो जाता है उनका, विघटन से निर्मित पदार्थ को जैविक पदार्थ कहते हैं। इसे जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। जैविक खाद को जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। तो इंदौर में देश का प्रथम जैविक खाद इकाई स्थापित है, याद रखें। अपशिष्ट से जैविक खाद संयंत्र ग्वालियर में। जो अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल, उससे जैविक खाद, बात उसी की हो रही है, जैविक खाद यानी कार्बनिक खाद बनाने का संयंत्र, कारखाना या जो भी बोल सकते हैं उसको, संयंत्र ये ग्वालियर में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी, अपशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में। पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन से है। तो पीली तिलहन कभी पूछा तो पीली से याद रखना, पीली कलर के दिखते हैं उसके फूल, सरसों के फूल, इसलिए पीली तिलहन। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, और तिलहन फसलों के अंतर्गत सरसों, अलसी, सोयाबीन आते हैं। तो वही समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण की योजना। डेनमार्क एक देश है, आपने पढ़ा होगा यूरोप महाद्वीप में। डेनमार्क, मैंने यूरोप महाद्वीप का भी लेक्चर बनाया हूँ लूसेंट से, आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देख सकते हैं। तो डेनमार्क एक देश है यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ क्या कहने की बात आ रही है कि महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित है। डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित है। तो डेनमार्क की जो सरकार थी उसने सहायता करी है संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश को। तो महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना क्या होता है? महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत में कृषि तकनीक चुनने, उनको समझने, उनको अपनाने योग्य बनाने के लिए यह योजना संचालित की गई थी, महिला किसान प्रशिक्षण योजना। आगे चलते हैं, रबी की फसल की बात कर लेते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं रबी की फसल। आपने फसलों का वर्गीकरण पहले एनसीईआरटी की बुकों में और पहले ही क्लासों में पढ़ा होगा, ये सब बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, तो इनको समझने वाली बात है। फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। फसलों का वर्गीकरण, एक होती खरीफ की फसल, एक होती रबी की फसल, और एक होती है जायद फसलें, और एक और होती है इसके आगे व्यापारिक या नगदी फसल। तो ये आपने तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। बात करेंगे सबसे पहले रबी की फसल। तो रबी की फसल से बात करते हैं। तो रबी की फसल आप जानते होंगे, ये रबी की फसल जो है अक्टूबर और नवंबर, जब दिवाली आती है। दिवाली कब आती है हर साल? या तो अक्टूबर में आती है या नवंबर में आती है। तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में आती है होली, तो काटना जरूरी है। और शिवरात्रि भी आता है होली में, शिवरात्रि भी आती है होली में। तो चना चढ़ाते हैं हम, गेहूं चढ़ाते हैं, आपने देखे होंगे, चना चढ़ाते हैं, गेहूं चढ़ाते हैं, और क्या क्या चीज चढ़ाते हैं आप याद रख सकते हैं। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में आती है दिवाली। तो दिवाली में बोते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल जो बड़ा त्यौहार है होली, तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसको याद रखना है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल को उनालू कहते हैं फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है। उनालू नाम दिया गया है इसे, रबी की फसल को। दूसरी भाषा है, दूसरी शब्दों में इसे उनालू भी कहते हैं। फसलों वाली जो शब्द है उसमें उनालू भी कहते हैं। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की प्रमुख फसलों में देखो, रबी की फसलों में कौन से आते हैं? तो गेहूं आता है सबसे पहले। तो याद रखना है रबी की फसल है क्या, तो उसमें गेहूं है, गेहूं। चना रबी की फसल है, कोई दिक्कत नहीं। मटर, छोटे वाले मटर खाए होंगे आपने, मटर काय की फसल है? रबी की। अलसी एक प्रकार की तिलहन फसल है, तेल निकलता है। तो
अलसी भी आती है, अलसी चढ़ाते हैं आपने देखे होंगे। और तेवड़ा, तेवड़ा की एक फसल होती है, तेवड़ा भी है, और सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। तो ये सब फसल है, ये रबी की फसल है। रबी की फसल, रबी की फसल देखो, चना, गेहूं, सरसों, मटर, अलसी, उड़द, एक प्रकार का जो उड़द है, उड़द दाल खाए हैं अपन, उड़द दाल ये भी सरसों की है। मूंग, मूंग के बारे में सॉरी ये भी रबी है, मूंग है ना। आलू भी एक प्रकार का बोल सकते हैं हम, उसी टाइम पे होता है। राई, राई भी क्या है, एक प्रकार का रबी की फसल है। और एक जौ, जौ अलग होता है, देखना आप कैसा रहता है। तो जौ, तो इतनी फसलें मैंने बताया आपको, ये रबी की फसल है। चना, गेहूं, सरसों, मटर, अलसी, उड़द, मूंग, आलू, राई, जौ, ये सब रबी की फसल है। समझ में आ गया? रबी की फसल से समझ में आया क्या? और एक क्वेश्चन का भी बन जाता है, एक बार एसएससी में बना था, रबी की फसल के लिए गर्म, रबी की फसल के लिए गर्म और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? देखो उस टाइम पे गर्मी भी पड़ती है और थोड़ी शुष्क की भी जरूरत होती है, तो गर्म और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम खरीफ की फसल। तो इसको याद रखना, खा से खरीफ और खा से खीर, खीर खाए होंगे आपने, तो खा से खरीफ, खा से खीर, और खीर बनती है काय की? चावल की। खीर बनती है चावल की, और चावल को लगता है पानी, जब तो चावल को लगता है पानी, और पानी कब लगता है? यानी चावल को लगता है पानी, और पानी की जरूरत पड़ती है, पानी कब आता है? बरसात में। समझ में आया? खरीफ, खा से खरीफ, खा से खीर, खीर को लगता है पानी, और नहीं सॉरी, खा से खीर, खरीफ, खीर, खरीफ की फसल खा से खीर याद रखना है। खीर बनता है चावल से, और चावल को लगता है पानी, जब बरसात होती है जब बोलते हैं। तो अब देखो, अब पूरा समझ में आ जाएगा आपको। खरीफ से देखो, अब पानी कब आता है? हर बार पानी लगता है, मैंने बताया पानी के बिना नहीं हो सकता, पानी की जरूरत पड़ती है, उनकी जड़ों में पानी की एक दो बार की जरूरत पड़ती है। तो पानी आता है हर साल अपने यहाँ, मानसून आता है जून में, 15 जून तक के मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे देता है अपनी। तो जून में खारवार बो देते हैं, तो जून जुलाई में बोई जाती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। पानी जब आता है जून जुलाई में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में आती है दिवाली। अक्टूबर नवंबर में दिवाली आएगी, जब ही तो किसान अपना त्यौहार, फसल वसल काटेंगे और त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर में आती है दिवाली, जो बहुत ही बड़ा त्यौहार है। तो जून जुलाई में बोते हैं जब पानी आता है, जब जून जुलाई में बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में आती है दिवाली, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और जैसे ही काट के हुआ, फिर रबी की फसल बो देते हैं। तो हमने रबी की फसल में पढ़े थे ना अभी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती करके, तो वही है, समझ में आ गया होगा। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सॉरी जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसे सयालू कहते हैं फ्रेंड्स, इसे आधा सा यालू, इसे सयालू कहते हैं। इस फसल को सयालू कहते हैं। इस फसल के लिए गर्म और नमी, गर्म और नम बोल सकते हैं एक प्रकार से, गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए गर्मी भी रहती है, देखना जून जुलाई में, गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब देखो यहां से, यह फसल जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। लेकिन यही पूछा जाता है हर बार, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर याद रखना है। खरीफ की फसलों में चावल सबसे इंपॉर्टेंट है। चावल की जगह धान भी आ सकता है, धान से ही तो चावल बनता है। तो ये कौन सी फसल है? खरीफ की। इसके बाद मक्का खाए होंगे आपने, वो भी खरीफ की। बाजरा, उड़द, देखो उड़द यहाँ पे भी लिखा था और मैंने जब भी वहाँ भी बताया। तो उड़द ऐसी फसल है दोनों बार हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मूंग, तुअर, कपास है ना, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार, इतने याद रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चावल। तो क्या क्या याद रखना है खरीफ की फसल से? चावल, अरहर, सोयाबीन, कपास, मक्का, मूंगफली, बाजरा, गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी भी बोल सकते हैं, सूरजमुखी है ना। तो
तो ये सब कौन सी फसलें हैं फ्रेंड्स? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार नॉर्मली एग्जामों में, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी नहीं है, ऐसा, या कौन सी है। तो ये याद रखना है सब आपको, एक एक नंबर बहुत कीमती है। उसके बाद क्या होता है, खरीफ और रबी और खरीफ की फसलों के मध्य यानी बीच में, के मध्य उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। जायद फसल कहते हैं। ये जायद फसलें जो है ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है फसल, काटने का टाइम नहीं है लेकिन मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद फसलों के लिए गर्म और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है, या ऐसा बोल सकते हैं गर्म और शुष्क हवाएं सहने की शक्ति होती है। जायद फसलों को गर्म और शुष्क हवाएं सहने की शक्ति होती है। इसमें फसल की बात की जाएंगे तो सबसे पहले है तरबूज। तरबूज खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तरबूज, खरबूज, खीरा, एक खीरा भी होता है, एक ककड़ी। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और डेंगरा। यहाँ डेंगरा लिखा है कि नहीं? डेंगरा, ये सब अलग अलग हैं। तो ये फसलें होती जायद फसलें। समझ में आ गया? जायद फसलें में कौन सी आ गई? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, डेंगरा, ये सब क्या है? जायद फसलें। देखो, जायद फसलें के बाद एक और फसल का आप नाम सुने होंगे, व्यापारिक फसलें, जो व्यापार में काम आती है, जिससे ज़्यादा व्यापार होता है। इसे ही नगदी फसल कहते हैं, क्योंकि जल्दी निकल जाती, नगद पैसा देती है, तो नगदी फसलें कहते हैं। तो ये इसमें कौन सी फसलें हैं ये याद रखना है। अगर पूछेगा नगदी फसलें या व्यापारिक फसलें तो कपास है। सबसे पहले पूछा कपास, तो कपास। दूसरा फिर नंबर में गन्ना आती है, फिर जूट भी आता है, जूट। ये जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। चाय भी एक प्रकार की नगदी फसल है। कॉफी भी एक प्रकार की नगदी फसल है। पटसन होता है एक, पटसन, ये भी एक प्रकार की नगदी फसल है। कहवा नाम सुने होंगे, ये भी एक प्रकार की नगदी फसल है। चुकंदर भी एक प्रकार की नगदी फसल है। चुकंदर सलाद के रूप में खाते हैं, उससे खून बढ़ता है। और मूंगफली, ये सब नगदी फसलें। समझ में आया क्या बताया मैं आपको? एक व्यापारिक फसलें, एक नगदी फसलें होती है। नगदी फसलें की एग्जाम्पल है कपास, गन्ना, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। चाय, कॉफी, पटसन, कहवा, चुकंदर, मूंगफली, ये सब नगदी फसलें हैं। तो कभी पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा नगदी फसल कौन सी है और कपास ऑप्शन में रहेगा तो कपास लगाना है, और कपास और गन्ना दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कपास लगाना है, और गन्ना रहेगा तो गन्ना लगाना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है। आपको गन्ना और कपास दोनों दे दिया तो आपको कपास लगाना है। आगे चलते हैं, तो समझ आया। अब आगे डिस्कस करेंगे हम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार, कृषि जोत से तात्पर्य है वह कृषि जमीन जो किसानों द्वारा या कृषकों द्वारा खेती के लिए उपयोग की जाती हो या इस्तेमाल में लाई जाती हो। सीधे और सरल शब्दों में कृषि जोत का अर्थ होता है कि जमीन से है। कृषि जोत का अर्थ जमीन से है जिस पर खेती बाड़ी की जाती है। तो कृषि जोत का मतलब जहां पर ज्यादातर कृषि की जाती है। कृषि जोत में पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट याद रखे, कृषि जोत में हरदा जिला। मध्य प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी और नीमच जिले में है। तो सर्वाधिक हरदा में है, लेकिन सबसे कम नीमच और कटनी जिले में। खंडवा और खरगोन को सफेद सोना क्षेत्र भी कहा जाता है। सफेद सोना क्षेत्र, सफेद सोना कपास, सफेद सफेद रहते हैं ना, इसे सुनहरे जिले भी कहते हैं। खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत ज़्यादा वहाँ पे कपास की खेती होती है, कपास होते हैं, रंग बिरंगे कपास भी होते हैं, सुनहरे जिले कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, पूछा जाता है। कपास मध्य प्रदेश की प्रमुख एक नगद फसल है। कपास जो है नगद फसल है, नगद। कपास का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। निमाड़ क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, जो मैप भी देखा होगा। खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी वाला जो क्षेत्र है उसे निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। स्पेशली उसमें खंडवा खरगोन आते हैं। खंडवा को पूर्वी निमाड़, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो खंडवा खरगोन में। और कभी पूछा जाए सर्वाधिक कपास किस जिले में होता है, तो खरगोन में होता है। कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में बनाया गया है ना। मालवा क्षेत्र में भी कपास होता है। और कपास को पकने में, कपास बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, कपास को पकने में 10 से 14 माह लग जाते हैं।
और यहाँ पे सर्वाधिक अच्छी किस्म का कपास होता है, इतना याद रखें। यहाँ से सफ़ेद सोना जिला भी कहते हैं, बस समझ में आ गया। राज्य का सिंचाई की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? जो सिंचाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है, याद रखें। राज्य उर्वरक के प्रयोग की दृष्टि से 21वां स्थान है। उर्वरक आप जानते होंगे, फर्टिलाइजर बोलते हैं उर्वरक को। फर्टिलाइजर कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता एवं इस्तेमाल किए जाते हैं, उर्वरक। समझ में आ गया। बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती होती है एवं दूसरे स्थान पर गेहूं उगाया जाता है। तो सर्वाधिक सोयाबीन, दूसरे स्थान पर गेहूं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो सोयाबीन होता है, मैंने बताया था इसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसमें जो है 46% प्रोटीन, 22% कार्बोहाइड्रेट, 21% और अन्य नमी होता है, भस्म होता है, 5% भस्म। तो ये याद रख सकते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या, 46% प्रोटीन और 22%, 21% कार्बोहाइड्रेट। तो इतना याद रखें, सिर्फ 46% प्रोटीन होता है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का घटता क्रम देखना है। गेहूं होता है, सोयाबीन होता है, चना होता है, चावल होता है, मक्का, कपास, ज्वार, ये सब फसलें मध्य प्रदेश में होती है। कृषि योग्य भूमि में 1% भाग पर साग सब्जी पैदा की जाती है। जो साग सब्जी उगाए जाते हैं वो केवल मध्य प्रदेश की भूमि में 1% भाग पर ही उगाए जाते हैं। गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना जिले में पाया जाता है। उपज दर का मतलब क्या है? यहाँ पे उपज का उपयोग उसके मूल्य निवेश के प्रतिशत के रूप में निवेश पर वार्षिक रिपोर्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उपज का मतलब क्या, समझ में आया? वार्षिक रिपोर्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी आया, गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना में पाया जाता है। प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उपज दर ग्वालियर में है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन योजना प्रारंभ की गई थी। 1998 और 99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना, दलहन के विकास के लिए यह योजना लाई गई थी। और मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर जिले की एक जगह का नाम है अमलाहा में स्थित है। ये प्रस्तावित है अभी, तो सीहोर में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि देवास जिले से प्रारंभ की गई थी। कहाँ से प्रारंभ की गई थी? देवास से। राज्य में उमरिया और कटनी जिलों में को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है। तो कटनी और उमरिया ऐसा जिला है, यहाँ पे सोयाबीन की कृषि नहीं होती, बाकी सभी जिलों में की जाती है। मध्य प्रदेश में 11 शास्य संयोजन प्रदेश में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश को 11 शास्य संयोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शास्य संयोजन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली सभी फसलों का अध्ययन होता है। इसमें शास्य संयोजन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली सभी फसलों का अध्ययन होता है, तो उसको बोलते हैं शास्य संयोजन। तो 11 शास्य संयोजन में बांटा गया है, मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है गेहूं चना संयोजन। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शास्य संयोजन प्रदेश है। तो गेहूं और चना के मामले में संयोजन प्रदेश में राज्य सबसे बड़ा प्रदेश है। यह पूर्वी मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ये जो प्रदेश है गेहूं वाला, ये बुंदेलखंड क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगला फैक्ट है, लास्ट फैक्ट, राज्य में सन 1960 में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया था। एक मंडी अधिनियम पारित किया गया था कब? 1960 में। उसके बाद 1972 में भी एक मंडी अधिनियम बना है, तो ये याद रख सकते हैं। तो समझ में आया? तो ये लेक्चर में हम इतना डिस्कस किए फ्रेंड्स। इसमें हमने मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। हम 1-2 लेक्चर और बनाएंगे कृषि से रिलेटेड, क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि पूछी जाएगी इस बार एमपीपीएससी की प्री एग्जाम में। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।